नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की कक्षा के अंतर्गत आप देख रहे थे बिहार के भूगोल का अध्ययन हम कर रहे थे और बिहार के भूगोल के अध्ययन के क्रम में आज आपकी ये लास्ट वीडियो है बिहार के भूगोल से संदर्भित, क्योंकि बिहार के भूगोल को हमने प्रश्नों के रूप में आप कह सकते हो लगभग 150 प्रश्न हमने देखे हैं और उसमें बिहार के भूगोल को समग्रता से हमने समाप्त किया है। अब आपको एक इसके बाद आप मान के चलिए कि अगले 2 से 3 दिनों में आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें हम बिहार के समस्त बिहार के भूगोल को सिर्फ और सिर्फ 100 प्रश्नों के अंतर्गत लेके आएंगे। मतलब 100 प्रश्नों से ही बिहार के भूगोल का अध्ययन होगा, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि ये जो क्रमबद्ध तरीके से वीडियो आ रही हैं इसको भी आप देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी आपको जानकारियाँ मिल रही हैं। और जो इस सीरीज को हम चला रहे हैं इसमें आप जानते हैं कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव के तौर पर यदि हम देखें तो 30 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होते हैं। जैसे बिहार का भूगोल चल रहा है तो बिहार के भूगोल से होते हैं। 5 प्रश्न मैथ के किसी एक सिलेक्टेड टॉपिक से होते हैं और 5 प्रश्न आपके साइंस से संबंधित होते हैं। ये आपका रेशियो चल रहा है और लगातार इस आप कह सकते हो इस पैटर्न पर ये आपकी तीसरी वीडियो है। तो एक एक करके चलिए प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ पे इग्नोर करना है, यहाँ पे लिखा है बिहार का करंट अफेयर्स, इग्नोर करना है। बिहार के भूगोल को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। बताएं, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं लैटराइट मृदा से, काली मृदा से, पर्वतीय मृदा से, या आप कह सकते हैं कि कछारी मृदा से, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का जो अधिकांश भाग है उसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएं, बिहार के अधिकांश भागों में किस प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलती है। चलिए जवाब दीजिएगा, बिहार के अधिकांश भागों में किस प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलती है। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों के साथ साथ एक ई विकल्प भी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, जैसे कि आप कह सकते हो आपका जो पैटर्न है प्रश्नों का उस आधार पे इसको रखा गया है। तो बताएं, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं किस आधार पे, कौन सी मृदा है जो बिहार के आप कह सकते हो अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहाँ पे बात हो रही है मृदा की, तब तक आप जवाब बताएं। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए। जैसे जब बात आती है मृदा की, तो मृदा के निर्माण के लिए जब बात आती है तो मृदा निर्धारण करने वाले, मृदा का जो निर्माण होता है, किस प्रकार की मृदा किस क्षेत्र में पाई जाएगी। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि मृदा के निर्धारण के साथ साथ मृदा किस प्रकार की होगी, इसको भी निर्धारण करने वाले जो तत्व होते हैं उनमें से कौन कौन से तत्व होते हैं। तो सबसे पहले स्थान विशेष की जो चट्टानें हैं वो निर्धारित करती हैं कि उस स्थान विशेष पर मृदा कैसी देखने को मिलेगी। चट्टानों के साथ साथ एक तो चट्टानें हो गई, चट्टानों के साथ साथ दूसरे संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो जलवायु हो गई, वहाँ की स्थानीय विशेष की जलवायु निर्धारित करती है। जलवायु के साथ साथ आर्द्रता जो होती है वो निर्धारित करती है, ठीक है। जलवायु हो गया, चट्टानें हो गए, आर्द्रता हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं मृदा निर्धारण के जो आपको पता होना चाहिए। तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है। स्थान विशेष पर जिस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं वो वनस्पतियां भी एक महत्वपूर्ण कारक हैं। तो 4 से 5 कारक आपको याद रहना चाहिए जो मृदा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिनमें चट्टान हो गया, जलवायु हो गया, आर्द्रता हो गया, प्राकृतिक वनस्पतियां हो गई, स्थान विशेष की स्थलाकृति हो गई। ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है लैटराइट मृदा से, काली मृदा से, पर्वतीय मृदा से, या कछारी मृदा से। कछारी मृदा को बोलते हैं जलोढ़ मृदा भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा बात एक ही है, ठीक है। और जब बात करते हैं हम बिहार के अधिकांश भागों में तो आपको देखने को मिलता है बिहार के अधिकांश भागों में कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा का विस्तार देखा जा सकता है। तो कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा का विस्तार अधिकांश भागों में देखा जा सकता है। बिहार ही नहीं, यदि हम भारत की बात करें तो भारत के लगभग 43% भागों में आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। भारत के 43% भाग पर आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही जलोढ़ मृदा की प्रधानता
प्रधानता है। भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं जलोढ़ मृदा की बहुतायता देखने को आपको मिलती है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे तराई मृदा भी होती है। तराई मृदा कहाँ पे मिलती है? तराई मृदा विशेष रूप से आप कह सकते हो मृदा पादीय प्रदेशों में आपको पर्वत पादीय प्रदेशों में आपको देखने को मिलती है। जैसे उत्तर में यदि आप जाएंगे तो नेपाल की सीमा के साथ जो भाग लगा हुआ है बिहार का, वहाँ पे आपको तराई मृदा देखने को मिलती है। विशेष रूप से पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर किशनगंज तक के क्षेत्र में आपको तराई मृदा बिहार के संदर्भ में देखने को मिलती है। दूसरी बात आ रही है नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा बिहार के उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जो लगातार प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा निक्षेप लाया जाता है, अवशेष जो आप कह सकते हैं नदियों द्वारा जो अपने साथ मलबा लाया जाता है, उनका जिस प्रकार से वो निस्तारण करते हुए अपने मार्ग में बढ़ती हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, तो जहां पे प्रतिवर्ष आपको बाढ़ देखने को मिलती होगी वहां पर आपको नवीनतम जलोढ़ आपको देखने को मिलता होगा। एक दूसरी मृदा मैंने आपको बताया था बल सुंदरी मृदा। बल सुंदरी मृदा की यदि हम बिहार के संदर्भ में बात करते हैं तो सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा इन क्षेत्रों में आपको इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। चलिए इसको बताएं, बिहार के किस जिले में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता कहां पर है ये आपको बताना है। बिहार के किस जिले में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? पिछले संदर्भ में यदि हम बात करें, पिछले वीडियो में इसके बारे में भी बात हुई थी, दियारा भूमि के बारे में बात हुई थी, तो वहां से आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, जिनको ये लग रहा हो, बहुत सारे आप में से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है, उनको लगता है कि स्पीड बहुत स्लो है क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिल रही है, तो आपके यूट्यूब ने वो फंक्शन दे रखा है कि आप वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर भी इस वीडियो को त्वरित गति से फास्ट रिवीजन इसका कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप उस यूट्यूब के उस फंक्शन का इस्तेमाल करें। जिनको लग रहा है स्लो है तो उससे भी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको यदि हम बात करें दियारा मृदा, तो दियारा मृदा विशेष रूप से खगड़िया में आपको देखने को मिलती है। सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। इसको बताएं, बिहार के पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बिहार के पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? दियारा का क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र, ताल का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताएं कौन सा है? मतलब कहीं ना कहीं आपका जवाब इन्हीं चारों में से होगा, तो बताएं कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? पर्वत पादीय मिट्टी के क्षेत्र की बात यहाँ पे हो रही है। इसको किस प्रकार का क्षेत्र बोलते हैं ये आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, किस प्रकार का क्षेत्र इसको कहा जाता है? चले इसको बोलते हैं हम भाबर का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? भाबर का क्षेत्र इसको बोलते हैं। और भाबर, बांगर, खादर ये आपने पढ़ा होगा भूगोल के संदर्भ में, तो वहाँ से आपको इसको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाबर का क्षेत्र। बिहार की जब मिट्टियों की हम बात करते हैं विशेष रूप से, तो बिहार की मिट्टियों को कुल 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 2 विभाजन आपको देखने को मिलता है मिट्टियों का। एक विभाजन यदि हम बात करें, जिसका मैं बात कर रहा हूं कि 3 भागों में बांटा जाता है, तो स्थान विशेष की स्थलाकृति, मूल चट्टान और जलवायु विशेष की यदि हम बात करें, उसके आधार पे जो हम बिहार की मृदा को बांटते हैं 3 भागों में हम बांटते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा में भी सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक तो हो गई आपकी उत्तर बिहार की मृदा। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला हो गया उत्तर बिहार की मृदा। ठीक है, दूसरा आपका हो गया दक्षिण बिहार की मृदा, और दक्षिण बिहार की मृदा, और तीसरा इसमें आपको जो प्रकार देखने को मिलता है यह भी महत्वपूर्ण है और इसको बोलते हैं दक्षिण पठारी मृदा। क्या बोलते हैं? दक्षिण पठारी मृदा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दक्षिण पठारी मृदा। तो 3 भागों में बांटा जाता है। किस आधार पे? जब हम स्थान विशेष की स्थलाकृति की बात करें, उच्चावच की बात करें, भू आकृति की बात करें, आर्द्रता की बात करें, तो उसके आधार पे इनको 3 भागों में बांटा जाता है। लेकिन जब हम एक और विभाजन यहाँ पे देखने को मिलता है बिहार के संदर्भ में, जब यहाँ पे आप देखते हो कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से मृदा का जो निर्माण होता है, उस निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार में मृदा को कितने भागों में बांटा
जाता है तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार की जो मृदा है उसको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार की मृदा को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहली है अवशिष्ट मृदा, दूसरा है जलोढ़ मृदा। कौन सा है पहला है अवशिष्ट मृदा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अवशिष्ट मृदा, और दूसरा है जलोढ़ मृदा। तो कभी भी यदि आप किसी पुस्तक में देखें तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि देखो बिहार की मृदा को दो प्रकार से हम बांटते हैं। एक हम स्थान विशेष की स्थलाकृत के आधार पे, स्थान विशेष के जलवायु के आधार पे, स्थान विशेष की आर्द्रता के आधार पे जब हम देखते हैं तो तीन भागों में बांटते हैं। लेकिन मृदा निर्माण के क्रम की दृष्टि से यदि हम देखें तो दो भागों में बांटते हैं, अवशिष्ट मृदा और जलोढ़ मृदा। अब अवशिष्ट मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अवशिष्ट मृदा का मतलब हो गया कि इसका जो निर्माण होता है वो उसी स्थान विशेष की चट्टान से होता है। मतलब जहाँ पे ये मृदा पाई जा रही है उस क्षेत्र विशेष में जो चट्टानें देखने को मिलती हैं उन्हीं चट्टानों से ही उस मृदा का कहीं ना कहीं निर्माण आपको होता दिखता है। दूसरा है जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा तो आप जान रहे हैं, नदी द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनसे जब मृदा का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तो ये दोनों प्रकार मृदा के आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम बिहार की मृदा का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाबर के मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है? भाबर के मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है? बताएं। अभी ये हमने बात किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था जब पर्वत पादीय मृदा की बात किया था। तो आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। भाबर के मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है? चलें, किस भाग को कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र अभी आपको समझाया गया थोड़ी देर पहले, और यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आप बहुत ही अच्छे से प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। चलिए बताएं, जवाब दीजिएगा। भाबर के मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है? देखो, भाबर का क्षेत्र मतलब पर्वत पादीय मृदा। पर्वत पादीय मृदा का मतलब हो गया नेपाल से सटे हुए, नेपाल से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में, मतलब चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में। इसका सही उत्तर है सी विकल्प आपका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब बात हम करते हैं मृदा की तो आपको तराई मृदा, खादर मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, इस प्रकार की मृदाएं आपको देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो सभी मृदाएं हैं, चाहे आप तराई मृदा की बात करें, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा की बात करें, बल सुंदरी मृदा की बात करें, पश्चिमी चंपारण मतलब चंपारण का जो ये क्षेत्र है, चाहे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण की बात कर लें, तो यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो कि सभी प्रकार की मृदाएं, जो प्रमुख मृदाएं हैं, वो आपको देखने को मिल जाती हैं इस क्षेत्र में। इसके साथ साथ आप जानते हो बिहार में लाल मृदा भी पाई जाती है और लाल पीली मृदा भी पाई जाती है। बिहार में लाल मृदा भी देखने को मिलती है और लाल पीली मृदा भी देखने को मिलती है। कई बार पूछा गया है कि लाल मृदा किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो जब बात आती है लाल मृदा की तो आपको बता दें, मुंगेर हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, शेखपुरा हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, यहाँ पर आपको लाल मृदा देखने को मिलती है। लाल पीली मृदा की यदि हम बात करते हैं तो लाल पीली मृदा रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, इन क्षेत्रों में आपको लाल पीली मृदा भी देखने को मिलती है। तो विशेष रूप से जब बिहार की हम बात करते हैं, ये जो मृदाओं का प्रकार है ये आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन सी प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानदी घाटी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं और बोला जा रहा है इन नदियों का जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। बताएं इसमें से कौन सी मृदा आपको पाई जाती है। देखो, इतना आसान सा प्रश्न हो ही नहीं सकता,
इतना आसान सा प्रश्न बन ही नहीं सकता, ये सिर्फ यहाँ पर रखा गया है आपको समझने के लिए। चलो बताएं, सबका जवाब यहाँ पे सही होना चाहिए, किसी का भी आप में से किसी का भी जो जवाब है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न, इतने आसान से प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। बताइए, गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानदी की घाटी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किस तरह की मृदा पाई जाती है? बताएं। देखो, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की बात हो रही है, सीधा हमें समझना है, ठीक है। एक तो नदी की बात हो रही है, दूसरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की बात हो रही है। तो बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का जो निक्षेपण होता है वो इन्हीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में होता है। अब नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का जो निक्षेपण है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में होता है। निश्चित रूप से ये जो मृदा होगी वो कौन सी होगी? ये जलोढ़ मृदा होगी, भांगर मृदा होगी। सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तराई के दक्षिण में नवीन जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है वो आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है, और उत्तरी बिहार का जो बाढ़ग्रस्त मैदान है वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको बताएं, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया जाता है? चलो बताएं। जैसे कि आपने मृदा के संदर्भ में अभी देखा था कि मृदा को यदि हम उच्चावच की दृष्टि से, स्थलीय स्थान आप कह सकते हैं स्थलाकृत की दृष्टि से यदि हम देखें तो उसको हमने अभी विभाजित किया था 3 भागों में, जिनमें हमने देखा था उत्तरी बिहार की मृदा, दक्षिणी बिहार की मृदा और पहाड़ी मृदा भी हमने देखा था, पठारी मृदा भी हमने देखा था। तो उसी प्रकार से जो अभी हमने वर्गीकरण किया था उसमें से पूछा जा रहा है कि जो दक्षिणी बिहार की मृदा है उसको पुनः कितने भागों में उप वर्गीकृत किया जाता है या कितने भागों में बांटा जाता है? बताएं। 3 अभी आपने देखा था, 3 मृदा प्रमुख रूप से भी आपने देखा था। जब अभी आपने देखा था कि बिहार की मृदा को मूल चट्टान, भू आकृति और आर्द्रता की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा था। उत्तरी बिहार की मृदा, दक्षिणी बिहार की मृदा, दक्षिणी पठारी मृदा, 3 भागों में बांटा था। हमने मृदा के निर्माण के क्रम के आधार पर 2 भागों में बांटा था, और वो 2 भाग कौन कौन से थे? वो 2 भाग थे आपके अवशिष्ट मृदा या दूसरा था जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पे जो दक्षिणी बिहार की मृदा है उसको बोला जा रहा है कितने भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है? बताएं। चले बताएं। इसको विभाजित किया जाता है 4 भागों में। अब ये 4 भाग कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये 4 भाग आपको नोट डाउन कर लेने हैं, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहला है कगारी मृदा, कगारी। दूसरा है टाल क्षेत्र की मृदा, टाल क्षेत्र की मृदा। तीसरा इसमें आपको देखने को मिलता है अवशिष्ट मृदा, और चौथा प्रकार आपको देखने को मिलता है जलोढ़, ठीक है। ये चारों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा, इसको जलोढ़ में, ये पुरानी जलोढ़ की बात हो रही है, ठीक है। तो कगारी मृदा हो गया, टाल क्षेत्र की मृदा हो गया, पुरानी जलोढ़ मृदा हो गया और अवशिष्ट मृदा हो गया। ये 4 आपको पता होना चाहिए। 4 भागों में बिहार के विशेष रूप से दक्षिणी जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, दक्षिणी बिहार की जो मृदा है उसको 4 भागों में उप विभाजित किया जाता है। ये 4 के 4 आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? अवशिष्ट मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, इसके बाद टॉल क्षेत्र की मृदा और कगारी मृदा। ये 4 भाग हैं, ये चारों आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा में यदि आप देखेंगे तो यहां से कई सारे मृदा से कई सारे प्रश्न बनते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि बेसिक जानकारी आपको हो। बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मृदा पाई जाती है? बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, किस रंग की मृदा पाई जाती है? बताएं। किस रंग की मृदा पाई जाती है? क्या बात हो रहा है? दक्षिणी सीमांत पहाड़ी क्षेत्रों में, याद रखिएगा, दक्षिणी सीमांत पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जा रही है, जिनमें आपके गया आते हैं, नवादा, शेखपुरा, बांका, जमुई, भागलपुर, ये सारे के सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं।
और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में यदि हम देखें तो जो मृदा का कलर है वो लाल है, लाल मृदा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जब लाल मृदा की बात करते हो तो लाल इसका रंग क्यों होता है? क्योंकि इस मृदा में लोहे की जो मात्रा है वो अधिक होती है, ठीक है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण जो इसका कलर है वो लाल होता है। और विशेष रूप से इस प्रकार की जो मृदा होती है वो मोटे अनाजों की कृषि के लिए बेहतर होती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए, कृषि के लिए इस प्रकार की मृदा बेहतर होती है। और इस प्रकार की मृदा का जो प्रसार है वो गया, नवादा, शेखपुरा, बांका, जमुई, भागलपुर जैसे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या लाल मृदा में जीवाश्म पाए जाते हैं? हाँ, पाए जाते हैं, लेकिन जीवाश्म कम अनुपात में पाए जाते हैं, अभी आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? चलो बताएं, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैसों की बात की जा रही है और याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न बना है और पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। जरूरी नहीं कि आपकी पीएससी में ही, बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में यदि हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका स्थान है? CO2 का जो स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान महत्वपूर्ण है। आपको मैंने जब करंट अफेयर्स शुरुआत किया था तो सबसे पहले मैंने जापान के बारे में चर्चा की थी, और जब जापान के बारे में चर्चा किया था तो मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल भी बताया था, क्योटो प्रोटोकॉल भी बताया था। हमने आपको मिनीमाता कन्वेंशन भी बताया था, हमने आपको सेंदई फ्रेमवर्क भी बताया था, हमने आपको नागोया प्रोटोकॉल भी बताया था, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आज का यह होमवर्क है, ऐसे तो आप लोग करते नहीं हैं होमवर्क, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दें, क्योंकि जो भी छात्र कर रहे हैं कम से कम उनका बेहतर ढंग से रिवीजन होता रहे, उनकी चीज़ें विधिवत चलती रहें। तो जापान के अंतर्गत हमने देखा था क्योटो प्रोटोकॉल, मिनीमाता कन्वेंशन, सेंदई फ्रेमवर्क, नागोया प्रोटोकॉल। अब ये चार के चार जो है कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं, पर्यावरणीय समझौते हैं। तो इनको आपको बताना है सबसे पहले, इनके बारे में डिटेल जानकारी कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, कब इसका समझौता हुआ था, मिनीमाता कन्वेंशन कब हुआ था, क्या संदर्भित है इसमें, वो सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो भी लोग सिंसियर हैं, जो भी लोग गंभीर हैं अपनी तैयारी को लेकर, जवाब दीजिएगा, बाकी लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। जिनको 2-4 वर्ष में देना है एग्जाम, उनके लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी गतिविधियों से पैदा होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी, CFC की बात हो रही है, किसकी गतिविधियों से पैदा होती है आपको बताना। चलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी गतिविधियों से पैदा होती है? देखो बात हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जब आप बात करते हो, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मानवीय गतिविधियां जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। बी विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसको बताएं, कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? किसी स्थान विशेष की वनस्पति, इनमें से कौन सा कारक निर्धारित करता है, ये आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से कौन सा कारक है जो किसी स्थान विशेष की वनस्पति को निर्धारित करता है? चलें, इनमें से कौन सा कारक है जो किसी स्थान विशेष की वनस्पति को निर्धारित करता है? देखो, स्थान विशेष की वनस्पति कैसी होगी, यह निर्धारण जो है सबसे अहम भूमिका इसमें निभाता है वर्षा, क्योंकि स्थान विशेष की जो वनस्पति होती है वो वर्षा के ही आधार पर आपको देखने को मिलती है, वर्षा के आधार पर ही बदलाव देखने को मिलते हैं। और क्योंकि मृदा इसमें हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मृदा भी कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो जलवायु पर निर्धारित करती है और कहीं ना कहीं जो है वर्षा पर निर्धारित करती है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर आपका हो जाएगा वर्षा। बी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। इसको बताओ, थार्नोवेट के अनुसार ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है उसके अनुसार बिहार
का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? विशेष रूप से मैंने आपको बताया था तीन आपके व्यक्ति हैं, तीन आपके कह सकते हो जलवायु विज्ञानी हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। तीनों के तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसका क्या जवाब होगा, ध्यान से समझना है और जवाब देना है। इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। देखो, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, बिहार के संदर्भ में जलवायु वैज्ञानिकों से संदर्भित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर देखे जाते हैं, अक्सर आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको रट जाना है। ठीक है, कभी कोपेन के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी थॉर्नवेट के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी ट्रिवार्था के बारे में पूछ लिया जाता है। अब इन तीनों ने जो है, सबसे पहले जो प्रश्न में पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें, थॉर्नवेट के अनुसार बिहार का जो अधिकांश भाग है वो CAW के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? CAW के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, CAW के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो इस यहाँ पे जवाब है वो CAW सही होगा। ठीक है, CAW, और कहाँ दिया है? ए विकल्प में दिया है, इसलिए ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अब थॉर्नवेट में बिहार की अधिकांश भाग को तो CAW के अंतर्गत रख दिया, लेकिन एक दूसरा भी प्रकार इन्होंने बताया था, उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र, और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को इन्होंने CBW के माध्यम से दर्शाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोपेन के अनुसार यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है, कोपेन ने उत्तरी बिहार की जो जलवायु थी उसको CWG और दक्षिणी बिहार की जो जलवायु थी उसको AW के माध्यम से दर्शाया है। उत्तरी बिहार की जलवायु को CWG और दक्षिणी बिहार की जलवायु को AW के माध्यम से दर्शाया है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिवार्था की यदि हम बात करें तो ट्रिवार्था के अनुसार आपको देखने को मिलता है कि उत्तरी बिहार की जो जलवायु है वो तो हो गई CAW के आधार पे, और जो दक्षिणी बिहार की जलवायु है वो AW के आधार पे निर्धारित की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो तीनों आपको पता होना चाहिए किस आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जो जलवायु है वो CWG के अनुसार आधार पे, और कोपेन ने बताया कि दक्षिणी बिहार की जो जलवायु है वो AW के आधार पे उसका वर्गीकरण किया है। थॉर्नवेट के अनुसार बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो CAW के अंतर्गत आता है, और जो उत्तरी संकीर्ण पट्टी है वो CBW के अंतर्गत आती है। ट्रिवार्था के अनुसार यदि हम देखें तो ट्रिवार्था ने भी बताया कि उत्तरी बिहार की जो जलवायु है वो CAW और दक्षिणी बिहार की जो जलवायु है वो AW, इस आधार पर बताया है। ठीक है, पूर्व में भी मैंने इसके बारे में बताया है, तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ याद आना चाहिए। और आपके पास कोई भी पुस्तक होगी उसमें आप जलवायु के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में, ट्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस विभाग में आता है? अब यहाँ पे पूछ लिया गया है ट्रिवार्था के अनुसार, बोला जा रहा है उत्तरी बिहार किसके अंतर्गत आता है। मैंने अभी आपको बताया था ट्रिवार्था के अनुसार दो इन्होंने वर्गीकरण दिया था, एक दिया था CAW और एक बताया था AW। उत्तरी बिहार को इन्होंने बताया था CAW के आधार पे, और जो दक्षिणी बिहार की जलवायु है उसको इन्होंने AW के आधार पे बताया था। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उत्तरी बिहार की जलवायु मतलब CAW, ये विकल्प आपका बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो ये जो जलवायु आप कह सकते हैं संकेतक हैं इन तीन जलवायु वैज्ञानिकों के, ये आपको पता होने चाहिए। बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। अब इससे आसान प्रश्न बिहार से संदर्भ में कुछ नहीं हो सकता है। मानसून आप सब पढ़ते होंगे विभिन्न संदर्भों में भी, जब आप भारत के भूगोल का अध्ययन करते होंगे वहाँ भी पढ़ते होंगे, और जब आप बिहार राज्य विशेष की जलवायु पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप इसके बारे में पढ़ते होंगे। बताएं, जवाब दीजिएगा। बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? देखो, बिहार में जब हम बात करते हैं अधिकांश वर्षा की, देखो वर्षा के संदर्भ में आप जानते हो कि जब भारत में मानसून प्रवेश करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं यदि हम देखें
तो इस प्रकार से कुछ मैप आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ही भारत भूमि के पास मानसून पहुंचता है, ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक हो जाती है अरब शाखा, अरब सागर की शाखा, और ये दूसरी आपकी हो जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब शाखा, ये दो आपको देखने को मिलते हैं। अब यदि हम बात करें कि बिहार किससे प्राप्त करता है, तो बिहार जो है ये बंगाल की शाखा से जो है आप कह सकते हो मानसून प्राप्त करता है। मानसून जो मिलता है बिहार में वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है? बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है, ये आपको बताना है। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है? बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है? चलिए, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है? मध्य मार्च से मध्य जून, मार्च से जुलाई, फरवरी से मई, फरवरी से मध्य मई, या इनमें से कोई नहीं। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है, बताएं। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है? देखो, बिहार में जब ग्रीष्मकाल की बात करते हैं, फरवरी से तो मई होगा नहीं। ठीक है, फरवरी कहीं से भी भारत में यदि हम देखें तो गर्मी फरवरी से तो शुरू नहीं होती है। ठीक है, तो फरवरी वाले जो विकल्प हैं ये बाहर हो गए। अब एक है मार्च से जुलाई और एक है मध्य मार्च से मध्य जून। तो कहीं ना कहीं ए विकल्प सही उत्तर है, क्योंकि जून के बाद, मध्य जून के बाद वर्षा आ जाती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है और उस समय धीरे धीरे तापमान कम होता जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ए विकल्प, मध्य मार्च से मध्य जून। बिहार के किस जिले के लोग अंग्रेजी शिक्षा नीति का सर्वाधिक विरोध किया था? बिहार का वह जिला कौन सा है जहां के लोगों ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा नीति का विरोध किया था? कब? भारत में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तब। बताएं, वह कौन सा क्षेत्र है जहां के लोगों ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था, ये आपको बताना है। देखो, सबसे पहले आप जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूं। आप जानते हैं नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति की घोषणा बहुत पहले हो चुकी है, और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो 10+2 था, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। 10+2 को समाप्त करने के बाद यहाँ पे जो नया पैटर्न है वो है 5+3+3+4। ये पैटर्न है। इस पैटर्न पर आपको शिक्षा देखने को अब भारत में मिलेगी, जिसमें 5 क्या है? 5 जो है ये प्रारंभिक शिक्षा है। ठीक है, ये प्रारंभिक शिक्षा है। और ये वाला जो थर्ड है, पहला थर्ड जो है, ये थर्ड जो है ये बिलोंग करता है 3 to 5। कहाँ से कहाँ तक? 3 to 5 की शिक्षा को लेकर ये बिलोंग करता है। ये वाला जो थर्ड है ये बताता है 6 to 8, और ये वाला जो फोर्थ है ये 9 to 12 को दर्शाता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा नीति का सर्वाधिक विरोध कहाँ किया गया था? तो सर्वाधिक विरोध उसका हुआ था दरभंगा में। याद रखना है, सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आप जानते हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि प्रारंभिक शिक्षा, बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो स्थानीय भाषा में, या आप कह सकते हो मातृभाषा में होगी। इस पर भी इसमें जोर दिया गया है। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए स्वतंत्र भारत में किस वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था? विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए स्वतंत्र भारत में किस वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था? विशेष रूप से राधा कृष्णन आयोग की बात की जा रही है। राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया था, आपको बताना है। चले बताएं। 4 विकल्प हैं: वर्ष 1947, वर्ष 1948, वर्ष 1949, वर्ष 1950। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा। राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया था? फास्ट जवाब दीजिए। राधा कृष्णन आयोग का गठन
कब किया गया था? आपको बता दें, बात हो रही है राधा कृष्णन आयोग की। तो राधा कृष्णन आयोग का जो गठन था वर्ष 1948 में किया गया था। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, वर्ष 1948 में। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? संपूर्ण साक्षरता अभियान किस जिले से शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। बताएं, संपूर्ण साक्षरता अभियान किस जिले से शुरू हुआ था? मधेपुरा, सीवान, नालंदा, सुपौल। संपूर्ण साक्षरता अभियान किस जिले से प्रारंभ हुआ था? मधेपुरा, सीवान, नालंदा, सुपौल। बताएं, संपूर्ण साक्षरता अभियान किस जिले से प्रारंभ हुआ था? संपूर्ण साक्षरता अभियान की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत मधेपुरा से हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, ये वाला है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति कौन थे? बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति कौन थे? एक कुछ फैक्चुअल है इसमें, अतिरिक्त कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन ये है कि हमें रटना है, इन चीज़ों को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें से भी 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन, गोपाल सबरवाल, मेघनाथ देसाई। बताएं, प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गोपाल सबरवाल। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलें इसको देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी, आपको बताना है। बताएं, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी थी? चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी थी? चलें बताएं। जवाब दीजिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी, आपको बताना है। चलें बताएं। चलिए, यहाँ पे बात हो रही है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की। आपको बता दें, वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति बनी थी। पिछले दिनों जो हमने देखा था बिहार के उद्योगों से संबंधित, तो मैंने आपको बोला था कि बिहार के कुछ ऐसे उद्योगों को जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही आपको देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे दूसरे संदर्भों में बोल सकते हैं, कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जो 1 से 2 जिलों में ही विस्तारित हैं। ऐसे उद्योगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पिछली कक्षा में मैंने आपको बोला था और शायद आपने ध्यान दिया हो। यदि आपने ध्यान दिया है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे उसी संदर्भ में चर्चा करनी है। यहाँ पे कुछ उद्योग दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने देख लिया कि औद्योगिक नीति स्वतंत्र भारत में कब बनी थी, वर्ष 1948। ये तो आपका जवाब मिल गया। अब यहाँ पे कुछ उद्योग दिए हुए हैं, जैसे वनस्पति उद्योग, कांच उद्योग, सिंदूर उद्योग, बटन उद्योग, लाख उद्योग और उर्वरक उद्योग। अब ये जो प्रमुख उद्योग हैं, इनकी चर्चा मैंने क्यों की? क्योंकि इनका जो विस्तार है कहीं ना कहीं बिहार के 1 से 2 जिलों में ही आपको देखने को मिलता है, इसके अतिरिक्त नहीं मिलता है, इसलिए इनकी चर्चा की है। जैसे यदि हम पूछ लें कि बिहार में वनस्पति उद्योग कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो याद कर लीजिएगा, ये आपको देखने को मिलता है डालमिया नगर। कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है डालमिया नगर। ठीक है, डालमिया नगर में ये आपको देखने को मिलता है। कांच उद्योग की यदि हम बात करें तो कांच उद्योग आप समग्रता से कह सकते हैं कि पटना में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ सिंदूर उद्योग है। सिंदूर उद्योग कहाँ पर आपको देखने को मिलता है बिहार के संदर्भ में? तो बिहार में एक स्थान है लखीसराय।
लखीसराय, सिंदूर उद्योग बिहार के लखीसराय में आपको देखने को मिलता है। बटन उद्योग की यदि हम बात करें कि बिहार में बटन उद्योग कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बिहार में बटन उद्योग जो है ये मेहसी में देखने को मिलता है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है लाख उद्योग की। लाख उद्योग की यदि हम बात करें तो बिहार में दो स्थान आपको याद रखने हैं, गया और पूर्णिया। कौन कौन से? गया और पूर्णिया में आपको लाख उद्योग देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ साथ उर्वरक उद्योग की बात हो रही है, तो आपको बता दें उर्वरक उद्योग बिहार में यदि हम बात करें तो बरौनी में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ सिंगल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही दो जिले में विस्तारित हैं, और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही उद्योगों से पूछे जाते हैं जिनका विस्तार सीमित होता है, जो सीमित क्षेत्रों में आप कह सकते हो केंद्रीकृत होते हैं, जैसे कि वनस्पति उद्योग डालमिया नगर, कांच उद्योग पटना, सिंदूर उद्योग लखीसराय, बटन उद्योग मेहसी, लाख उद्योग गया और पूर्णिया, उर्वरक उद्योग जो है ये आपको बरौनी में, ये आपको पता होना चाहिए, रटे होने चाहिए। बाकी के इसके अतिरिक्त जैसे सीमेंट उद्योग है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे अन्य उद्योग हैं जिनमें भारी उद्योगों में भी बहुत सारे हैं, वो आपको रटे होने चाहिए। तो एक बार फिर से जाके उद्योगों और खनिज संसाधनों को अच्छे से देख लीजिएगा। भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या प्रमाण है? भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या प्रमाण आपको देखने को मिलता है, बताएं। औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या प्रमाण भारत के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है? किस आधार पर कह सकते हो कि भारत औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, बताएं। किस आधार पे आप ये कह सकते हो कि भारत औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, बताएं। किस आधार पर आप यह कह सकते हो कि भारत औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है? चलें, किस आधार पर आप कह सकते हो, बताएं। किस आधार पर आप कह सकते हो? देखो यहाँ पे बात हो रही है औद्योगिक पिछड़ेपन का। औद्योगिक पिछड़ापन कहीं ना कहीं यदि हम देखें जनसंख्या दबाव पर निर्भर करता है। तो ये जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें सबसे सटीक उत्तर है भूमि पर जनसंख्या का दबाव, उसी आधार पे आप बात कर सकते हैं। इसको बताएं। औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। 1948 की जो औद्योगिक नीति आई थी उसमें उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था? ध्यान रखिएगा, इस तरह के दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति, एक पूछा जाता है वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों वर्ष आपको याद रखना है। जब आपसे पूछा जाए वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति के आधार पे उद्योगों को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है, तो आपको याद रखना है 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जब 1956 की बात की जाए तो आपको बताना है 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति पूछ जाए तो आपको 4 भागों में उद्योगों को बांटना है। 1956 की औद्योगिक नीति की यदि बात करें तो आपको 3 भागों में उद्योगों को बांटना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योगों को आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है, बताएं। उद्योगों को आकार के आधार पे, चलिए ये तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है। उद्योगों को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? चलें जवाब दीजिएगा। उद्योगों को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो आपको बता दें उद्योगों को आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन बिहार के किस नगर में उद्योग स्थापित किया गया है? हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन बिहार के किस नगर में उद्योग स्थापित किया गया है, आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताएं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब उर्वरक उद्योग की बात आती है, तो आपको एक नाम याद रखना है बिहार में, वो है बरौनी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फर्टिलाइजर की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उर्वरक की बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर है बरौनी, सी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है, बताएं।
बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है, आपको बताना है। बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है? फतुहा, डालमिया नगर, बरौनी या गया? बताएं कहाँ पर स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड आपको देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है फतुहा में। कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? फतुहा में। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, ये आपको बताना है। 1993 से 94, 94 से 95, 80 से 81, 81 से 82? बताएं आधार वर्ष क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, ये आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, वन लाइनर प्रश्न है, ये रटे होने चाहिए आपको। चले आधार वर्ष क्या है? वर्ष 1993 से 1994। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं कॉम्फेड का ब्रांड नाम क्या है? जल्दी बताइएगा, फास्ट बताएं इसका ब्रांड नाम क्या है? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में और इसका ब्रांड नाम है सुधा। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितने प्रकार के हैं? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितने प्रकार के हैं? बताएं बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितने प्रकार के हैं? देखो यहाँ पे बात हो रही है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, तो आपको बता दें बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो हैं वो 3 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। बिहार में पहला सीमेंट कारखाना है कहाँ पर? बिहार में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? बताएं बिहार में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ देखने को मिलता है? चलो बिहार में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? बताएं यहाँ पे बात हो रही है सीमेंट कारखाना की, तो बिहार में जो सीमेंट कारखाना है वो बंजारी और डालमिया नगर में आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, जो इन विकल्पों में दिया हुआ है ए विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ पर है? बताएं बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ देखने को मिलता है? देखो ये सब स्टैटिक प्रश्न है और पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब को हमें रट जाना है, इनमें कुछ और फैक्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दें रेल इंजन मरम्मत कारखाना जो है ये आपको जमालपुर में देखने को मिलेगा। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। कई बार पूछा जाता है कि बाटा का कारखाना कहाँ पर है बिहार में, तो याद रखना है बाटा का कारखाना आपको मोकामा में देखने को मिलेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार में बंदूक का कारखाना आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है मुंगेर में आपको देखने को मिलेगा। क्या बिहार में रेल इंजन मरम्मत के अतिरिक्त भी कोई रेल से जुड़ा हुआ कारखाना है? जी हाँ, बिहार में रेल पहिया कारखाना भी आपको देखने को मिलता है और रेल पहिया जो कारखाना है वो आपको छपरा में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्लीपर कारखाना भी आपको देखने को मिलता है बिहार में और स्लीपर कारखाना आपको मधेपुरा में देखने को मिलता है। बिहार में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स भी आपको देखने को मिलते हैं रेल से संबंधित। कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थापित है और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थापित है, ये आप बताओगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। वनस्पति बनाने के कारखाने कहाँ, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। पूर्व में हमने इसकी बात कर ली, सीमेंट की बात भी हमने पूर्व में कर ली, तो इन प्रश्नों का अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको बताएं बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। चलिए बताइएगा यह मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें ये आपको देखने को मिलता है पटना में। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये तो थे बिहार से जुड़े हुए प्रश्न।
अब बिहार से जो जुड़े प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। अब आपको विज्ञान से जुड़े हुए, सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए, विशेष रूप से आप कह सकते हो बायोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ से चीज़ों को नोट करके अच्छे से रखना है, क्योंकि प्रत्येक दिन एक टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न लेकर आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, यदि हम देखें, कहीं ना कहीं जो प्रश्न हैं वो विटामिन से जुड़े हुए प्रश्न हैं, और विटामिन से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, अब जो प्रश्न हम देखने वाले हैं आज, इनमें विशेष रूप से सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। और सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं, 5 प्रश्न आपके सामान्य विज्ञान के हैं, 5 प्रश्न इसी में आपके सीसेट के एक टॉपिक से हैं, तो जो कि आपकी परीक्षा का महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो महत्वपूर्ण सेक्शन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 10 प्रश्न आगे, जो 10 प्रश्न हम देखने वाले हैं, इससे काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से देखें, और ध्यान से देखने के साथ साथ प्रत्येक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। उसके अतिरिक्त जो जानकारी बताई जाए उसको भी नोट डाउन करने का प्रयास करें। चलिए, प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन C प्रति अस्कर्वी कारक, विटामिन D वंध्यता रोधी कारक, विटामिन K प्रति रक्त स्रावी कारक, या इनमें से कोई नहीं? बताएं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चल बताइएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलें जवाब दीजिएगा। देखो, विटामिन B12 जी हाँ प्रति अरक्तता कारक से संबंधित है, सत्य है। विटामिन C प्रति अस्कर्वी कारक से संबंधित है, ये भी सत्य है। विटामिन D की जब बात करते हैं तो बंध्यता रोधी कारक नहीं है विटामिन D। बंध्यता रोधी कारक की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात होती है विटामिन ई की। तो याद रखिएगा, बंध्यता रोधी कारक कौन सा विटामिन है? विटामिन ई उससे जुड़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और विटामिन के भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ विटामिन की हमने बात की है, हमने देख भी लिया। अब यहाँ पे कुछ आपको बता दें, जैसे हमने देखा कि विटामिन सी, विटामिन डी जो सी विकल्प में दिया है, ये सही मैचिंग नहीं है। ठीक है, अब हमने बात किया विटामिन डी की, तो विटामिन डी के बारे में कुछ मैं अतिरिक्त जानकारी आपको बता देता हूं, वो आपको पता होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम जो है वो है कैल्सीफेराल, ये आपको पता होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। ठीक है, कैल्सीफेराल इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ इसकी कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। रिकेट्स नामक रोग जो है बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। और यदि हम वयस्कों की बात करें तो ऑस्ट्रियोमैलेशिया, ऑस्ट्रियो नोट कर सकते हैं इसको, ऑस्ट्रियोमैलेशिया, ऑस्ट्रियोमैलेशिया नामक जो रोग है ये होता है वयस्कों में। तो याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स, वयस्कों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रियोमैलेशिया, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो आपने देखा वो है कैल्सीफेराल, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हो विटामिन D2 होता है, विटामिन D3 भी होता है। तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है, यह भी पूछा जाता है। तो जैसे अभी आपने देखा विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल, उसी तरह से विटामिन D2 का जो रासायनिक नाम है वो है अर्गोकैल्सीफेराल। क्या नाम है? अर्गोकैल्सीफेराल, नोट कर लीजिएगा, अर्गोकैल्सीफेराल, ये विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। विटामिन D3 के रासायनिक नाम की यदि हम बात करें तो कोलीकैल्सोफेराल, कोलीकैल्सीफेराल, ये आपको पता होना चाहिए। तो D2 का नाम है अर्गोकैल्सीफेराल, D3 का नाम है कोलीकैल्सीफेराल, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है विटामिन डी के संदर्भ में, D2 के संदर्भ में और D3 के संदर्भ में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न।
विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग कौन सा होता है? विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। बताएं, विटामिन डी की अल्पता से इनमें से कौन सा रोग होता है? चलें बताएं। देखो, विटामिन डी की अल्पता से सबसे पहले आप जानते हो रिकेट्स होता है, ये आपको बताया गया कि रिकेट्स नामक रोग होता है। दूसरा यदि हम देखें तो विटामिन डी की अल्पता से जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो कहीं ना कहीं ए और सी दोनों सही है, इसका मतलब है आपको ई विकल्प पर जाना होगा। ई विकल्प आपके लिए सही उत्तर है। यहाँ पे आपको बता दें कि विटामिन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक विटामिन होता है विटामिन सी। विटामिन सी के संदर्भ में आपको याद रहना है कि विटामिन सी जो है ये शरीर में भंडारित नहीं होता है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन की दो कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं उनमें आपका आता है बी और सी। कौन से? बी और सी जो है ये होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन की जब हम बात करते हैं तो विटामिन ए, विटामिन डी, याद रखना है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो विटामिन हैं ये हैं वसा में घुलनशील विटामिन, ये आपको पता होना चाहिए। वसा में विलेय विटामिन ए, डी, ई, के और बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा विटामिन ए की यदि हम बात करते हैं तो आपको बता दें विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। और यह जो है विटामिन ए यह यकृत में भंडारित होता है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है विटामिन ए जो है ये यकृत में भंडारित होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रतौंधी। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए के संदर्भ में याद रखिएगा कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम के फल में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। और यह एक ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए विटामिन ए के बारे में। कौन से जल में घुलनशील विटामिन है, कौन वसा में घुलनशील है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलें, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? मतलब जो उसका रासायनिक नाम है वो आपसे पूछा जा रहा है और रासायनिक नाम के संदर्भ में अभी हमने पूर्व में बात किया था तो आपको बताना है। बताएं, अभी हमने आपको विटामिन डी का नाम बताया, D2 का बताया, D3 का बताया। यदि आपको याद है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। बताएं, चले जवाब दीजिए। देखो यहाँ पे बात हो रही है विटामिन की, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये आपको पता भी होना चाहिए कि विटामिन, सब तक आप इसका जवाब दीजिए। विटामिन ई के बारे में अक्सर प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि विटामिन ए जो है ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं अंकुर तेल होते हैं, गेहूं अंकुर तेल जो होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई आपको देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा था कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है वो आम के फल पे मिलता है, ये आपने देखा था। इसी तरह से यदि आपसे पूछ लिया जाए विटामिन B12, तो विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट, याद रखना है, कोबाल्ट में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, कई सारे रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो विटामिन B1 का यदि रासायनिक नाम आपसे कभी पूछ लिया जाए तो इसका नाम है थायमीन। क्या नाम है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है
थायमीन, ये आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं विटामिन B1 की कमी से या थायमीन की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं बेरी रोग, ये आपको पता होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण विटामिन है जिसको बोलते हैं विटामिन B6, ध्यान दीजिएगा, विटामिन B6 बहुत लोगों को मददगार साबित होगा। ये विटामिन B6 क्या है? विटामिन B6 है जो हम स्वप्न देखते हैं उसको पर्याप्त समय तक यदि हम देखें तो याद रखने में जो सहायता करने वाला विटामिन है वो है विटामिन B6। मतलब विटामिन B6 की जिसके अंतर्गत कमी होती है, जिसके अंदर, वो जब स्वप्न कोई देखता है तो ज़्यादा समय तक उसको याद नहीं रख पाता है। जिसके अंदर विटामिन B6 की कमी नहीं होती है, जब वह कोई भी स्वप्न देखता है तो उसको लंबे समय तक याद रख सकता है। इसमें मददगार जो विटामिन है वो विटामिन B6 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पे। प्रश्न में बोला गया है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो विटामिन D के बारे में अभी हमने आपको बताया कैल्सीफेरॉल, मैंने अभी आपको पूर्व में बताया था। तो कैल्सीफेरॉल आपको याद रखना है, ये इसका रासायनिक नाम है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है रेटिनॉल। रेटिनॉल के बारे में बता दें, रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक नाम है। विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एस्कॉर्बिक अम्ल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। एस्कॉर्बिक अम्ल की यदि हम बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे 2-3 रासायनिक नाम हमने देखे। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B का रासायनिक D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, और हमने देखा विटामिन B6 जो है वो सब स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में मददगार साबित करने वाला विटामिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताएं। विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए फास्ट जवाब दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था, और आपको बता दें विटामिन E की कमी से यदि हम बात करें तो विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनन क्षमता में कमी होती है, किसकी वजह से? विटामिन E की कमी की वजह से जनन क्षमता प्रभावित होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है विटामिन E पाया कहाँ पे जाता है? तो विटामिन E का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गेहूं अंकुर का तेल। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बताएं इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, या इनमें से कोई नहीं? बताएं कौन सा इसमें है जो सही सुमेलित नहीं है? चलिए बताइएगा। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 की बात करें संतरा में, विटामिन D की बात करें कार्डएक्रित तेल में, सही है। विटामिन E की बात करें गेहूं अंकुर तेल में, और विटामिन K की बात करें अल्फा में, सही है। मतलब सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा E विकल्प। अब आपने जितने प्रश्न अभी तक देखे हैं, ठीक है, 5 प्रश्न ही हमने देखे, उससे जुड़े हुए हमने कई सारे आप कह सकते हो फैक्ट देखे। अब आपके पास यदि कोई भी पुस्तक है उसका विटामिन का जो सेक्शन होगा, ठीक है, उस पुस्तक में विटामिन का जो सेक्शन होगा उस पर यदि आप चले जाओगे तो आप 100% आप प्रश्नों को हल कर पा जाओगे। हाँ, रोगों से संदर्भित कुछ प्रश्न हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताए, वो मैं क्लियर करा देता हूं। जैसे सबसे पहले विटामिन ए अक्सर पूछा जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की बात की जाती है तो विटामिन B1 की वजह से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की वजह से वृद्धि रुक जाती है। विटामिन B2 की यदि हम बात करें तो कोलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन
विटामिन B2 की कमी से, ये आपको पता होना चाहिए। अब विटामिन B2 के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो विटामिन B3 आता है। विटामिन B3 की वजह से पेलाग्रा रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B7 होता है। विटामिन B7 की वजह से चर्म रोग या बालों का झड़ना जो है आम समस्या देखने को मिलती है। ई विटामिन की वजह से, जैसे मैंने बोला कि जनन क्षमता कम होती है, जनन क्षमता प्रभावित होती है। और विटामिन के की वजह से क्या होता है, जब कोई चोट लगती है व्यक्ति को तो वहाँ पे रुधिर का जो थक्का है वो तुरंत आप कह सकते हो कम समय में नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी दी गई है इससे विटामिन से संबंधित कोई भी प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बना होगा, आज तक पूछा गया होगा, निश्चित रूप से आप उसको बनाने में सफल रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आगे कुछ मैथ के प्रश्न दिए हुए हैं और मैथ के प्रश्नों पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों में मैथ के कुछ प्रश्न दिए हुए थे और उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैथ के जो प्रश्न समझ में ना आए, मैथ के ऐसे प्रश्न जो आपको समझ में ना आते हों, उसके बारे में आपको बोला गया था कि एक बार आप बता दीजिएगा। लेकिन आप में से किसी के कोई जवाब नहीं आए, इसका मतलब कि मैथ के जो प्रश्न थे उनको आपने समग्रता से अच्छे से हल किया है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि मैथ यदि हम देखें, मैथ यदि आप बेहतर कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत आसानी से आप 8 से 10 प्रश्नों की लीड अन्य छात्रों से ले सकते हैं। ऐसे छात्र जो कला वर्ग से होते हैं, जिनका मैथ अच्छा नहीं होता है, जबकि जीएस उनका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए तो मैथ के इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। प्रश्न देखिए तो बहुत बड़ा दिख रहा है, 5 से 6 पंक्तियों में दिख रहा है, लेकिन यदि आप देखोगे तो ये मिनटों का सवाल है। 1 मिनट से कम समय में आप इसको पढ़कर समझकर हल कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। बोला जा रहा है आज हवा के बहने की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ठीक है, हवा के बहने की जो गति है वो पूर्व से पश्चिम 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक पक्षी हवा की दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर उड़कर एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है या लगता है, पश्चिम से पूर्व की ओर उड़कर वही दूरी तय करने में उसका 3 गुना समय लगता है। कहा जा रहा है कि एक कोई पक्षी है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे समझने की जरूरत है। प्रश्न समझ जाएंगे तो मिनटों में आप इसका जवाब दे सकते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि हवा की चाल, हवा की गति यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, हवा की गति दी हुई है और बोला जा रहा है कि एक कोई पक्षी है, किसी स्थान के लिए उड़ान भरता है। ठीक है, और पुनः जिस स्थान से उड़ान भरा रहता है वहां पर वापस आता है। कहने का मतलब है कि यदि हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, ये आप मान लीजिए पश्चिम में है, और बी पॉइंट है, ये पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि हवा जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ है। हवा की जो गति है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है। तो चलो, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये इस दिशा में हवा बह रही है। अब बोला जा रहा है कि एक पक्षी है जो हवा की दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम, मतलब ये जो पक्षी है, यदि हम छोटा सा यहीं पे पक्षी बना देते हैं, ये जो पक्षी है यह एक बार बी से ए तक आता है और उसी के तुरंत बाद ये ए से बी की तरफ जाता है। और बोला जा रहा है कि जब ये हवा की दिशा में, मतलब जब ये बी से ए की तरफ जाता है, तो जो ये समय लेता है, यह समय जो है ए से बी तक के लिए गए समय का 1/3 है। या दूसरे शब्दों में बोल दें तो बोला जा रहा है जब यह हवा की दिशा में उड़ता है तो जो समय लेता है उस समय का 3 गुना समय लेता है जब यह हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वो हवा की दिशा में जा रहा है तो आप जानते होंगे जब भी इस तरह का कोई भी प्रश्न बनता है, चाहे हवा की बात की जाए, चाहे नाव की बात की जाए और धारा की बात की जाए कि धारा की चाल इतनी है, नाव की चाल इतनी है, तो जब हम एक ही दिशा में, मतलब जिस दिशा में धारा बह चल रही है, ठीक है, या जिस दिशा में हवा बह रही है, जब हम उसी दिशा में चलते हैं तो कहीं ना कहीं हवा जो है वो हमें तेजी से लेकर जाती है। मतलब तब जो हमारी स्पीड होती है, हमारी व्यक्तिगत स्पीड प्लस हवा बहने की जो स्पीड होती है, वो दोनों जोड़ दी जाती है।
ठीक है। लेकिन जब हम विपरीत दिशा में आते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी स्पीड होती है उसको हवा रोकती है। क्यों? क्योंकि हवा विपरीत दिशा में बह रही है। तो जो वहाँ पे स्पीड निकल के आती है वो हमारी स्पीड में से जब हम हवा की स्पीड निकाल देते हैं उस गति से हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कभी कभी आपने देखा भी होगा कि कभी कभी हवा बहुत तेज होता है, कोई तूफान आता है, तो उस समय व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं पाता बल्कि पीछे उसको खिसकना पड़ता है। हवा का जो जोर होता है वो उसे पीछे ढकेलने पर मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो हवा की जो गति है, जो विंड की स्पीड है, वो ज़्यादा होती है। किससे? उस व्यक्ति विशेष की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए उसको पीछे ढकेलने पर मजबूर करती है। यही संदर्भ कई बार आपको नदियों के संदर्भ में भी देखने को मिलता है कि जब धारा बहुत तेज होती है, विशेष रूप से मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र से कोई नदी उतर रही है, ठीक है, और उसके विपरीत दिशा से आप चढ़ाई कर रहे हो स्टीमर के माध्यम से, तो आपको देखने को मिलता है कि यदि नदी की गति ज़्यादा है तो स्टीमर आपका चढ़ाई नहीं कर पाता है बल्कि पीछे हटने लगता। क्यों? क्योंकि जो स्टीमर का वेग है वो कम होता है, नदी का वेग ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ समझा इतने 2 से 3 मिनट में कि जब भी हम हवा की दिशा में बढ़ेंगे, जब भी हम धारा की दिशा में बढ़ेंगे, तो जो सापेक्ष चाल आएगी उसमें व्यक्ति विशेष की चाल, नाव है तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, व्यक्ति विशेष है तो व्यक्ति विशेष की चाल प्लस हवा की चाल जुड़ जाएगी। जब हम धारा के विपरीत दिशा में या हवा के विपरीत दिशा में विंड के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वहां पे दोनों की चाल घट जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मिनटों में हल हो जाएगा। देखो, अब इसमें बोला गया है कि हवा के बहने की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब हवा की जो गति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये हवा की गति है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो पक्षी है उसकी जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो पक्षी है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब आपको एक चीज और देखना होता है इस तरह के प्रश्नों में कि क्या यूनिट समान दी हुई है। जैसे समय है तो घंटे में दिया हुआ है, दूरी है तो किलोमीटर में दी हुई है, चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। यूनिट हमें देखना पड़ता है कि यूनिट सब समान है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यूनिट आपको कहीं कुछ देखना नहीं है क्योंकि एक ही चीज दिया हुआ है यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या देखना है, बोला जा रहा है कि एक पक्षी हवा की दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर उड़कर एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगाता है। ठीक है, समय की बात हो रही है, तो समय बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और प्रश्न में बोल दिया गया है समान दूरी है, मतलब ए से बी तक की जो दूरी है ये सेम है। क्यों? क्योंकि बी तक जाता है, बी से पुनः वापस आ जाता है, तो जाने और आने में दूरी सेम है। तो हमने मान लिया कि पक्षी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और a से b तक की दूरी जो है वो d किलोमीटर है। ठीक है, अब अगर d किलोमीटर है, अब यही सूत्र लगा दें समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है d किलोमीटर, चाल कितनी है, क्योंकि अब एक बार ये क्या है कि हवा की दिशा में, जब हवा की दिशा में जाएगा तो जो पक्षी की चाल होगी और जो हवा की चाल होगी दोनों जुड़ जाएगी जब हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो हवा की दिशा में इसकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x + 15 बराबर दूरी फिर दूसरे संदर्भ में भी सेम है। अब यहाँ पे हवा के विपरीत दिशा की बात की जा रही है, क्योंकि पक्षी उड़ रहा है तो निश्चित रूप से पक्षी की जो चाल होगी वो हवा की चाल से ज़्यादा है। तो पक्षी की चाल में से हवा की चाल घटा देंगे, ये सापेक्ष चाल आपकी आ गई है। अब क्या बोला जा रहा है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि एक तरफ की जो दूरी है तय करने में जितना समय लगता है, पश्चिम से पूर्व उड़कर वही दूरी तय करने में उसका 3 गुना समय लगता है। बोला जा रहा है कि जब हवा की दिशा में हम बढ़ते हैं उसका 3 गुना समय लगता है। कब? जब हवा की विपरीत दिशा में जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये वाला ज़्यादा है, मतलब यदि हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, यदि हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको इसके बाद हल कर लेना है। हल कैसे करेंगे, d से d कट गया। ठीक है, इसके बाद ये कितना बचा यहाँ पे
3/x प्लस 15 इक्वल टू 1/x माइनस 15। यहाँ से तिर्यक गुणा कर दोगे तो x माइनस 15 बराबर आ जाएगा x माइनस 15 इंटू 3 बराबर x प्लस 15। यहाँ से आपका आ जाएगा 3x माइनस 45 इक्वल टू x प्लस 15। अब यहाँ से इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 60, x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, तो पक्षी की गति कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ए विकल्प में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर है। सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कोई भी प्रश्न हो कम से कम हमें 2 बार उसको पढ़ना होता है। जब 2 बार हम पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा जवाब अपने आप निकल जाएगा। कुछ बेसिक सूत्र होते हैं जो इस चैप्टर के लिए जरूरी हैं। एक मात्र है समय बराबर दूरी बटे चाल। सापेक्ष चाल हमें पता होना चाहिए। जब हम एक ही दिशा में बात करते हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, वही सापेक्ष चाल हो जाती है। जब विपरीत दिशा में हम चलते हैं तो दोनों की चाल घट जाती है, वही सापेक्ष चाल होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अब देखो वहां पे पक्षी था, यहां पे थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया। यहां पे पक्षी के स्थान पे क्या आ गया है? नाव आ गया है। बोला जा रहा है एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई नाव है जिसकी शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या बोला जा रहा है? इसके बाद बोला जा रहा है कि बिंदु ए से धारा की दिशा में तैरना शुरू करती है। वह ए से 12 किलोमीटर दूर स्थित बी तक जाकर वापस ए तक पहुंचने में 8 घंटे। यहां पे क्या बोल दिया गया? यहां पे बोल दिया गया है नाव जिसकी शांत जल में चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई नाव है, 2 पॉइंट यहां पे हमें बना लेने हैं। एक हो गया बी पॉइंट, एक हो गया ए पॉइंट। अब उसी तरह से जैसे पिछले प्रश्न में पक्षी था, ए से बी तक जाता था और बी से ए तक आता था, उसी तरह से यहां भी है। एक नाव ए से बी तक जाती है और बी से ए की तरफ आती है। और कुल समय यहां पे दे दिया गया है कि जाने में और आने में कुल मिलाकर लगते जो समय हैं वो हैं 8 घंटे। मतलब ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में कुल समय लगता है वो 8 घंटे लगता है। अब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। तो समय यहां पे दे दिया 8 घंटे। 8 घंटे बराबर किसके हो गया? जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय। जाने में लगा समय यदि हम बात कर लें तो क्या होगा? मान लीजिए एक बार हम धारा की दिशा में जब जा रहे हैं, क्योंकि दूरी तो दिया हुआ है इसमें 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर की दूरी है। तो जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तब तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे धारा की दिशा के लिए दूरी बटा चाल। दूरी है 12, चाल क्या हो जाएगी? सबसे पहले हमने मान लिया धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल पूछा जा रहा है तो धारा की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब हम बात करते हैं कि धारा की दिशा में, तो शांत जल में चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल x हमने मान लिया, तो 4 + x हो गया धन, ये तो हो गया जाने में लगा समय प्लस वापस आने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 12 ही सेम है। अब यहाँ पे जब चाल देखोगे, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे चाल घट जाएगी। नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12। अब यहाँ पे क्या आ गया? 2 = 3/4 + x + 3/4 - x। इसको हल कर लेना है। जिनको ना आता हो उनके लिए और आसान कर दे रहा हूँ। 3 × ये आपका ऊपर में आ जाएगा 8/16 - x²। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो 2 चौके 8, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x² 16 - x² बराबर 12, x² बराबर 4, x बराबर +-2, क्योंकि कभी भी चाल निगेटिव नहीं हो सकती इसलिए +2 हम ले लेंगे, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सही उत्तर है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समझने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ धैर्य से प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत है। जल्दबाजी नहीं करनी है, घबराना नहीं है कि प्रश्न कई पंक्तियों में दिया हुआ है इसका मतलब बहुत बड़ा प्रश्न होगा। जब कई पंक्तियों में प्रश्न होता है ना तो वो बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है, क्योंकि हम प्रश्न की आप देख सकते हो उसकी जो
लंबाई चौड़ाई होती है उसको देख के हम मान लेते हैं कि बहुत ही कठिन है, बहुत बड़े में दिया है इसका मतलब बहुत ही टफ प्रश्न होगा, और वहीं से हमारा मनोबल जो है वो कम हो जाता है और इसके चलते जो हमारे आसान से प्रश्न होते हैं वो भी हम नहीं कर पाते हैं। चलिए, उसी तरह का एक तीसरा प्रश्न है। आज जो भी प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न उसी तरह से रखे गए हैं। क्या बोला जा रहा है, यदि एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय उसी दूरी को धारा की दिशा में तय करने पर लगे समय का 3 गुना है। जैसे अभी पक्षी वाला प्रश्न देखा था आपने, सेम उसी तरह से प्रश्न यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसको आप स्वयं से लगाओगे और हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप बताओगे कि इसका उत्तर कितना आता है। ठीक है, सेम उसी तरह का प्रश्न है जैसे पहला प्रश्न अभी हमने पक्षी वाला देखा था, सेम उसी तरह से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक निश्चित दूरी तक जाता है, पुनः बिंदु ए से बी से ए तक आता, मतलब ए से बी दिया हुआ है 2 बिंदु, एक बार ए से बी जाता है और दूसरी बार बी से ए तक आ जाता है। मतलब अभी तक का जिस तरह से हमने प्रश्न देखा उसी तरह का है। पूरी यात्रा में कुल कितना समय लगेगा पूछा जा रहा है। यदि नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर घंटा है और धारा की चाल, यहाँ पे देखो अभी तक क्या होता था कि हमें प्रश्न में या तो नाव की चाल दी होती थी या तो धारा की दी होती थी, कोई एक नहीं दिया होता था। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों चीज़ें दी हुई है, नाव की चाल भी दी हुई है और धारा की चाल भी आपको दी हुई है। तो जब नाव की चाल और धारा की चाल दोनों दी हुई है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कुल कितना, यदि नाव की शांत जल में चाल इतना हो तो कुल कितना समय लगेगा, कुल समय की बात की जा रही है। और आपने देखा है समय बराबर दूरी बटा चाल। अब कुल समय पूछा जा रहा है, कुल समय का मतलब क्या है, जाने में लगा समय प्लस वापस आने में लगा समय। तो जैसे अभी तक आप निकालते चले आए हो कि जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो दोनों की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है, जब धारा की विपरीत दिशा में आते हैं तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। तो इसी तरह से आपको निकाल लेना है, दोनों का योग कर देना है, बराबर जो आएगा वो आपका उत्तर हो गया। जल्दी से मैं समझा देता हूं। देखो, मान लेते हैं दूरी d है, ठीक है, मान लिया हमने दूरी d है, तो d तक जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो गई d। यदि हम मान लेते हैं पहली बार धारा की दिशा में जाते हैं, तो धारा की दिशा में जब जाते हैं तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, मतलब 5 + 3, और दूसरी तरफ हम वापस आते हैं जब धन विपरीत दिशा में तो 5 - 3। अब इसी को आप हल कर लेना है, आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूरी दिया हुआ है वह निश्चित दूरी 10 किलोमीटर, मतलब d का वैल्यू भी दिया हुआ है 10, तो आप हल कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा है, थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ये भी उसी तरह से दिया हुआ है, इसको भी आप हल करके लेकर आओगे। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसमें से कौन सा प्रश्न आपको नहीं आया। अगली जो भी कक्षा होगी उसमें इसमें से जुड़े हुए प्रश्नों को रखा जाएगा, उनका उत्तर आपको बताया जाएगा, उनको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ना आए उसके बारे में बताएं। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।